हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है और बहुत सिंपल भी है। आप इजीली इस चैप्टर में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आना है इस चैप्टर में से। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। देखिए, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज में हम 3 तरीके के बिजनेस कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है अमेलगमेशन। जैसे कंपनी ए और कंपनी बी मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी सी। मतलब अब कंपनी ए और कंपनी बी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, एक नई कंपनी फॉर्म में आ जाएगी, कंपनी सी। आई बात समझ में? 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट कर लें, वो कहलाता है अमेलगमेशन। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बड़ा यूजुअली चलता रहता है मार्केट में। कंपनी ए टेक ऑन ओवर बाय कंपनी बी। कंपनी ए को कंपनी बी टेक ओवर कर रही है। जैसे अंबुजा सीमेंट को अडानी ने टेक ओवर कर लिया अभी रिसेंटली, तो ये एब्जॉर्प्शन का केस है। ठीक है, कई बार जैसे किसी कंपनी को लगता है ये हमारी कॉम्पिटिटर ना बन जाए आगे चलकर, तो हम इसको अपने साथ ही जोड़ लेते हैं उसको कुछ पैसे देके। तो ये कंपनी ए इज टेकन ओवर बाय कंपनी बी, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तीसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें क्या है, कंपनी ए इंक्रिंग लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस थे, बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, तो इन्होंने पूरी कंपनी को एक रीस्ट्रक्चर कर दिया जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, फ्लोट्स न्यू कंपनी बी। ठीक है, एक नई कंपनी उन्होंने क्रिएट कर ली, कंपनी बी। बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से चलेंगे, सारी जो पूरी बुक्स है उसकी सफाई कर ली उन्होंने। बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, लोन पड़े थे, उन सबसे आपस में बात करके एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर ली और कंपनी बी नई क्रिएट कर ली। तो अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 तरीके के बिजनेस कॉम्बिनेशंस हमें डिस्कस करने होते हैं अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज में। आइए सबसे पहले देखिए, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है, कई बार कंफ्यूजन रहता है। देखिए, ट्रांसफरर को हम वेंडर कंपनी भी बोलते हैं, राइमिंग भी है, ट्रांसफरर वेंडर। ठीक है, ये याद रखने के लिए, वेंडर और ट्रांसफरर। दूसरी कंपनी, ट्रांसफरर और वेंडर कौन हुआ? जो कंपनी जा रही है, मतलब जिस कंपनी को बेचा जा रहा है, जो कंपनी खत्म हो रही है वो हो गई ट्रांसफरर वेंडर। जो कंपनी खरीद रही है, परचेजिंग कंपनी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं परचेजिंग कंपनी या फिर ट्रांसफरी कंपनी, या फिर जो नई कंपनी फॉर्म में आ रही है वो कहलाएगी ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो नई कंपनी मीन्स ट्रांसफरी कंपनी या फिर जो खरीद रही है, और ट्रांसफरर या वेंडर मतलब जो खत्म हो रहा है। अब अमेलगमेशन जो होता है ये 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। देखिए, मर्जर क्या है? मर्जर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मेले में 2 भाई बिछड़ गए थे, अब वो वापस मिल रहे हैं। मतलब मर्जर इस तरीके से हो रहा होता है कि ये तो हमारा ही हिस्सा था, बस बिछड़ गया था, अब आपस में मिल रहा है, वो हो गया मर्जर। और अगर मर्जर नहीं है तो फिर वो क्या होगा? अगर मर्जर की सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, जो मर्जर की कंडीशंस दे रखी है एएस में, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही तो वो क्या कहलाएगा? इन द नेचर ऑफ परचेज। समझ में आई बात? अब मर्जर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो पढ़ लेते हैं। इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इट इज नेचर ऑफ परचेज। पहली क्या है? ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए, तब वो कहलाएगा मर्जर। लेकिन परचेज में ये नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है सब हो रही हो, सब भी हो सकती है। कुछ असेट ऐसा भी हो सकता है जो ट्रांसफर ही हो वो छोड़ दे। ठीक है, परचेजिंग कंपनी कुछ असेट्स को छोड़ भी सकती है। होल्डर ऑफ एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। होल्डर्स ऑफ 90% इक्विटी शेयर्स, मैं 90% शेयर होल्डर्स नहीं कह रहा, इक्विटी शेयर्स का 90%। ठीक है, अब शेयर होल्डर तो जैसे हो सकता है 100 हो, लेकिन टोटल शेयर 1 लाख है, तो 1 लाख का 90% मतलब 90,000 शेयर्स। ठीक है, होल्डर ऑफ एटलीस्ट 90% शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम्स शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। कम से कम 90% शेयर्स होल्ड करने वाले जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर बन जाए किसमें? परचेजिंग कंपनी में। ठीक है, जिनके पास 90% शेयर्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो शेयर होल्डर्स बनेंगे ट्रांसफरी कंपनी के, तब वो कहलाएगा मर्जर। कम से कम है ये, ज्यादा तो हो ही सकता है। परचेज कंसिडरेशन ओनली बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। परचेजिंग कंपनी जो कंसिडरेशन देगी खरीदने के लिए, वो कंसिडरेशन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी वो इक्विटी शेयर्स के रूप में होनी चाहिए, वो और किसी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को बदले में क्या मिलेगा? वो
इक्विटी शेयर्स ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये हो गया वो पहले यहाँ मालिक थे, अब वो दूसरी जगह भी मालिक ही बनेंगे, वो और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, कुछ फ्रैक्शनल शेयर्स है तो उसके लिए कैश दिया जा सकता है कि अगर हमने कहा कि हर 5 शेयर के लिए आपको 2 मिलेंगे या हर 2 के लिए 5 मिलेंगे, तो फ्रैक्शन में आ रहे हैं शेयर्स, तो उस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए कैश जरूर दिया जा सकता है, अदरवाइज कैश नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ ना कि वो शेयर होल्डर्स ही बनेंगे, इधर भी मालिक थे वो उधर भी मालिक ही बनेंगे, उससे कम पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड एट एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, इंपॉर्टेंट बात, जो अभी कैरिंग अमाउंट बुक्स में चल रहा है, ठीक है, वेंडर कंपनी के, वो ही परचेजिंग कंपनी में उसी वैल्यू पर लिया जाएगा। लेकिन जब नेचर ऑफ परचेज होता है उसमें ऐसा जरूरी नहीं है, वो कैरिंग अमाउंट पे भी ले सकता है, फेयर वैल्यू पे भी ले सकता है। ठीक है, और इस जो मेथड यूज होता है उस मेथड को बोला जाता है मर्जर में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, लेकिन इसमें जो मेथड यूज होता है उसको बोला जाता है परचेज मेथड। एक्सेट्रा लिख दिया, एक दो कंडीशंस और हैं, जैसे कंडीशन मर्जर में क्या है, जो ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस होगा वही बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, ठीक है, जो कंपनी परचेज कर रही है, मतलब उसके बिजनेस को खत्म नहीं करेगा कि ये बिजनेस खत्म हो गया अब मैं दूसरा बिजनेस में आपको लेकर जा रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिजनेस था वेंडर कंपनी का वो बिजनेस आगे कंटिन्यू रहेगा बाय परचेजिंग कंपनी। आई बात समझ में? तो ये थी कंडीशंस ऑफ मर्जर, इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो बन जाएगा इन द नेचर ऑफ परचेज। आइए अब परचेज कंसीडरेशन कैसे दी जाती है। देखिए, परचेज कंसीडरेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जो आपने मालिकों को दी, ठीक है, ओनर्स को दी, वही परचेज कंसीडरेशन कहलाएगी, और किसी को सेटल करने के लिए दिया वो परचेज कंसीडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ? देखिए, इंक्लूड अमाउंट पेड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनली, जो आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दिए हैं, जो भी चीज दी आपने वो तो परचेज कंसीडरेशन में आएगा। इसके अलावा हो सकता है आपने क्रेडिटर्स को कम में सेटल कराओ, ज्यादा में सेटल कराओ, डिबेंचर होल्डर्स की सेटलमेंट करी हो, वो सब परचेज कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। अब परचेज कंसीडरेशन निकालने के 4 अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है लमसम मेथड। लमसम मेथड में क्या है, एक एग्रीगेट अमाउंट दे दिया जाता है परचेजिंग कंपनी के द्वारा कि आप लोग इतना रखो, 1 करोड़ रुपए लो, 5 करोड़ रुपए लो, एक फिक्स्ड अमाउंट जब देंगे तो वो कहलाएगा लमसम मेथड, ठीक है। दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड, बहुत कॉमन है ये, नेट पेमेंट और नेट एसेट्स ही कॉमन होता है। नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को एक एक शेयर होल्डर के साथ अलग अलग, ठीक है, सेटलमेंट की जा रही है, ठीक है। मतलब जैसे कहा कि हर 2 शेयर पे आपको 1 शेयर मिलेगा, हर 4 शेयर पे आपको 3 शेयर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हर शेयर होल्डर के लिए अलग अलग सेटलमेंट है। अलग अलग मतलब बिल्कुल अलग अलग वो नहीं, सेटलमेंट अलग अलग कर रहे हैं, बेसिस तो सेम ही होगा सबका। तो नेट पेमेंट मेथड में क्या है, इंडिविजुअल पेमेंट होगी शेयर होल्डर्स को एज कैश एंड शेयर्स, ठीक है, समझ में आई बात। तो नेट पेमेंट में इंडिविजुअल शेयर्स को दे रहे हैं, या लमसम मेथड है। नेट एसेट्स मेथड क्या होता है, नेट एसेट्स मेथड में क्या है कि अमाउंट उतना ही निकलेगा जो सामने वाले के असेट माइनस लाइबिलिटी कर कर आ रहा है, ठीक है। जो असेट माइनस लाइबिलिटी करके अमाउंट आया वही अमाउंट, क्योंकि बुक में ये वैल्यू है, आपकी नेटवर्थ इतनी है, वो नेटवर्थ के हिसाब से ही परचेज कंसीडरेशन निकल के आ रही है, कोई और पेमेंट नहीं। तो नेट एसेट्स मेथड में असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करी, परचेज कंसीडरेशन निकल कर आया। समझ में आई बात। जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने जा रही है तो वो कह रही है कि आप कितने में खरीदना चाहोगे, तो हम कहेंगे हमें क्या पता, आप अपनी बैलेंस शीट लेके आओ, आपकी बैलेंस शीट से आपकी फर्म की वैल्यू पता चलेगी। बैलेंस शीट में देखते हैं कितने की एसेट्स हैं, अगर 100 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए दे दें? नहीं, कुछ लाइबिलिटीज भी तो होगी, देनदारी, और 30 करोड़ की लाइबिलिटीज दिखी हमें, तो इसकी नेटवर्थ कितनी है, 70 करोड़ रुपए की, तो हम कहेंगे कि आपकी वैल्यूएशन 70 करोड़ लग रही है, 70 करोड़ रुपए ले लो। ये नेट एसेट्स मेथड है, ठीक है, ना ज्यादा दे रहे ना कम दे रहे। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, हमारे शेयर की, मतलब जो कंपनी खरीद रही है उसके शेयर की, और जो कंपनी जा रही है वेंडर कंपनी, इनके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, फेयर वैल्यू निकाली जाती है, और उससे निकाला जाता है कि कितने शेयर्स उसको देने हैं। कैसे, देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पर कहूं कि जो कंपनी जा रही है, वेंडर कंपनी के 1000 शेयर हैं, ठीक है, और 40-40 रुपए का
ठीक है, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू आई एक एक शेयर की, ठीक है, फेयर वैल्यू। लेकिन जो कंपनी खरीद रही है, परचेजिंग कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू 50-50 रुपए एक एक शेयर की, तो मतलब 40,000 रुपए की उनकी वैल्यू थी टोटल, बट हमारा शेयर 50-50 रुपए का एक है, तो फिर हम इसको किस तरीके से देंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 50 मतलब 800 शेयर देंगे। तो हम 1000 शेयर के बदले में 800 शेयर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक एक शेयर की वैल्यू आपके एक शेयर वैल्यू से ज्यादा है, इस वजह से आपको शेयर कम मिलेंगे। समझ में आई बात? तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ऊपर ट्रांसफरर का करेंगे तभी तो निकल कर आएगा कि उनकी वैल्यू पहले है कितनी, फिर डिवाइड करेंगे एक एक शेयर की वैल्यू की से, किसकी, ट्रांसफरर कंपनी की, ट्रांसफरर अपॉन ट्रांसफरी। आई बात समझ में? अब पढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे पास होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले पढ़ते हैं बुक्स ऑफ वेंडर ट्रांसफरर कंपनी, मतलब जो कंपनी जा रही है उसकी बुक्स बनाने के लिए आपने जैसे डिसोल्यूशन पढ़ा होगा, कुछ उसी प्रकार से इसकी बुक्स बनती हैं, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का डिसोल्यूशन ही है, खत्म होना। ट्रांसफर ऑल द असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले वो अपनी सारी असेट्स को किस में ट्रांसफर करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन अगर कोई असेट ऐसी है जो परचेजिंग कंपनी नहीं लेकर जा रही, तो वो ट्रांसफर मत करना, सारी एसेट्स ट्रांसफर करो जो सामने वाला लेकर जा रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ट्रांसफर कर दिया। फॉर असेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी, ट्रांसफर आउटसाइड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, पहले असेट्स ट्रांसफर करा, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, ट्रांसफर करा तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। फिर सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। फॉर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी, ठीक है, जो टेकन ओवर हो रही है ट्रांसफरी के द्वारा वो, ठीक है, बाकी नहीं करनी। तो हमने क्या बोला फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, सिर्फ वो असेट्स ट्रांसफर करो जो सामने वाला लेके जा रहा है। दूसरे पॉइंट में का सिर्फ वो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करो जो सामने वाला लेकर जा रहा है। तो वो असेट्स और लाइबिलिटीज जो नहीं लेके जा रहा है उसका क्या करना है, वो आप खुद सेटल करो, आपको बेचना है, जहां डिस्कार्ड करना है, जो करना है करो। उसका जो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आए केवल वो ट्रांसफर करो किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, एक लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा, वो किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट करनी है वो तो फिक्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको लास्ट में पेमेंट मिलती है, जो बच गया वो उनका। तो जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा वो किधर ट्रांसफर कर देना है, रियलाइजेशन में। फॉर परचेज कंसीडरेशन ड्यू, जो परचेज कंसीडरेशन ड्यू होगी उससे लेनी है, ठीक है, परचेजिंग कंपनी से, तो उसको डेबिट करा, वो एक तरीके का डेटर है हमारा, ट्रांसफरी डेबिट टू किस में जाएगा, रियलाइजेशन में, ठीक है। रियलाइजेशन में सारे एसेट्स लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुके हैं कि इतने पैसे, मतलब इतने की हमारी वैल्यू थी, सामने लिखा जाएगा इतने उससे मिलने हैं, तभी तो प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा। तो ट्रांसफरी डेबिट टू रियलाइजेशन, जब परचेज कंसीडरेशन मिलेगी तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी डेबिट टू ट्रांसफरी। देखिए इक्विटी शेयर्स, अगर सामने से इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, मैं खाली ऐसे लिख दूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारी शेयर कैपिटल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते हम, प्रेफरेंस शेयर्स उधर मिल रहे हैं, ये तो एक तरीके की हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, हमें कुछ मिल रहा है। जैसे कहते हैं एक ए ने बी में शेयर्स परचेज करे तो बी तो शेयर कैपिटल लिखेगा, लेकिन ए क्या लिखेगा, इन्वेस्टमेंट। तो ये इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं उधर से, इसलिए इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी लिखना है, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी लिखना है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्ड नहीं लिखना, ये हमारे शेयर्स नहीं है, हमारी कंपनी ने इशू नहीं करे हुए। टू ट्रांसफरी, आई बात समझ में? ट्रांसफरी पहले डेबिट किया था, अब उन्होंने सब कुछ दे दिया तो क्रेडिट कर दिया, सेटल कर दिया उसका काम को। अब लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। लिक्विडेशन के कुछ अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये जो क्लोज करने के, तो ये देखना इसको कौन बियर करेगा और किसने पे करे, उस हिसाब से एंट्री बनेगी। नॉर्मली तो इसको वेंडर को ही बियर करना चाहिए और वेंडर ही पे करेगा, सबसे कॉमन तो यही है कि जिसकी बुक्स बन रही है, जिसकी फर्म लिक्विडेट हो रही है, वो ही खर्चा करेगा, उसी का ही हक भी बनता है करने का। तो अगर ये है तो ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसफरी, अगर ट्रांसफरी को बियर करने, परचेजिंग कंपनी को बियर करने और परचेजिंग कंपनी ही उसको पे करे, ठीक है।
ठीक है, हम मतलब ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है वो सामने वाला बियर करेगा और पे भी वही कर रहा है, तो बियर भी वही कर रहा है, पे भी वही कर रहा है, तो हमें क्या मतलब, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, बॉर्न बाय बियर तो उसको ही कर रहे थे, परचेजिंग कंपनी को, लेकिन पे कर दिए हमने पेमेंट कर दी मीनवाइल, लेकिन हमें उससे लेने एग्रीमेंट के हिसाब से, तो हमने पे कर दिए तो कैश तो हमारा गया, लेकिन हम किससे लेंगे, ट्रांसफरी से, तो ट्रांसफरी को डेबिट कर दिया। क्लियर हुआ। लास्ट, अगर बियर करने थे ट्रांसफरर को, मतलब हमें ये जिसकी बुक्स बन रही है उसी को बियर करने थे, बट पे उसने कर दिए सामने वाले ने मीनवाइल, तो उसने पे कर दिए तो हमें उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, तो रियलाइजेशन डेबिट टू ट्रांसफरी, मतलब हमें उसके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसने पैसा दे दिया हमारे बिहाफ पे, तो रियलाइजेशन डेबिट टू ट्रांसफरी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब जो पैसा आया, ये सारा पैसा उसने भेज दिया परचेज कंसिडरेशन के रूप में, अब ये सारी पेमेंट कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पहले ड्यू करा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, जैसे प्रीमियम पर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है तो रियलाइजेशन डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर उनकी कैपिटल में अमाउंट खड़ा है 1 लाख रुपए का, बट हम उनको दे रहे हैं प्रीमियम पर 1,20,000 रुपये, तो 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, रियलाइजेशन डेबिट करेंगे, नुकसान है क्योंकि, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या सामान आया वहां से, टू कैश और टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। क्लियर। अब सारे रिजर्व्स, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, कैपिटल बैलेंस जो शेयर होल्डर्स का है इक्विटी शेयर्स का, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दो, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर्स, जो भी वहां से परचेजिंग कंपनी से इनके लिए चीजें आई हैं, टू कैश और टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। अगर रिजर्व्स टेकन ओवर है बाय ट्रांसफरी, अगर परचेजिंग कंपनी रिजर्व्स भी लेकर जा रही है, रिजर्व्स कब लेकर जाएगी, इन द नेचर ऑफ मर्जर। देखिए, इन द नेचर ऑफ मर्जर मैंने आपको कहा था सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती है, जब सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रही है तो रिजर्व भी जाएगा, और अगर रिजर्व जा रहा है, ठीक है, परचेजिंग कंपनी के पास, तब फिर वो इक्विटी शेयर्स को थोड़ी दोगे, मतलब एक ही रिजर्व को दोनों में कैसे बांटोगे आप, वो भी लेके जा रही है परचेजिंग कंपनी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दें, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। इसलिए रिजर्व डेबिट तभी करना जब इन द नेचर ऑफ परचेज हो, मतलब रिजर्व ना जा रहे हो सामने वाले के पास। दे विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स, तो फिर वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं होंगे। ठीक है, एक बार बुक्स ऑफ वेंडर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले सारी एसेट्स को ट्रांसफर करा, रियलाइजेशन टू असेट्स, फिर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा, लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर हो गए। अब जो परचेज कंसीडरेशन आनी है उसके लिए एंट्री पास करो, परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब उनसे पैसा ले लो, कैश डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी डेबिट टू ट्रांसफरी, ठीक है, टू परचेजिंग कंपनी। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस जैसे हो वैसे करेंगे, अदरवाइज जनरली तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको यही करनी है, यही लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की एंट्री होगी। अब ये जो पैसा आया है वहां से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, इनको दोनों को दे दो। पहले ड्यू करने की एंट्री करो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू करो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, अगर कोई रिजर्व्स वगैरह भी इनको दे रहे हैं तो रिजर्व्स डेबिट, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो भी डेबिट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, जो उनके लिए आया चीजें वो उनको दे दो, टू कैश टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। ये एंट्रीज होंगी इन द बुक्स ऑफ वेंडर, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर। आई बात समझ में। अब पढ़ते हैं हम लोग बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ठीक है, जो कंपनी खरीद रही है उनकी बुक्स कैसे बनेगी। उनकी बुक्स और सिंपल है। सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, जो परचेज कंसीडरेशन से की बात हुई है, एग्री हुआ है, उससे डेबिट करो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी का लिक्विडेटर। ठीक है, जो लिक्विडेशन का, ठीक है, पूरा काम देख रहा है, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर। किस अमाउंट से, जो परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट है उससे ये एंट्री पास हो जाएगी।
अब इन दोनों चीज़ों को, बिजनेस परचेज को और लिक्विडेटर को एक्सपेंड कर दो। मतलब बिजनेस क्या है, बिजनेस परचेज का मतलब क्या है, असेट्स और लाइबिलिटीज चल के आ रही हैं, तो असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज को खत्म करा बुक से और उसकी जगह क्या लेके आए, असेट्स और लाइबिलिटीज। समझ में आई बात। अब ऐसा हो सकता है, देखिए, इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या मतलब है इस बात का, ऐसा हो सकता है कि जो असेट माइनस लाइबिलिटी करके फिगर आ रही हो, हम उससे ज्यादा या कम पे करके आए हो। परचेज कंसिडरेशन में डिफर फ्रॉम नेट एसेट्स। केवल नेट एसेट मेथड में ही तो इक्वल आएगी, क्योंकि नेट एसेट मेथड में तो बात ही यही हुई है ना। नेट एसेट मेथड में तो बात ही यही हुई है, असेट माइनस लाइबिलिटी कर लो वो आएगा। उस केस में तो कोई डिफरेंस आना नहीं चाहिए, लेकिन अदरवाइज तो डिफरेंस आ सकता है तीन मेथड्स में। अगर डिफरेंस आया, हम अगर ज्यादा दे रहे हैं तो आपने 12th से पढ़ते आ रहे हो, ज्यादा पेमेंट हो रही है तो गुडविल, कम पेमेंट हो रही है तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये कब, जब नेचर ऑफ परचेज हो, ठीक है, नेचर ऑफ परचेज हो तब। अगर नेचर ऑफ मर्जर है, मर्जर तो कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं, मैंने कहा ना ये तो एक बस बिछड़े हुए भाई थे वापस मिल गए, ऐसे मान सकते हैं हम। तो उसमें कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं, उसमें आप क्या करोगे, रिजर्व्स को नेट ऑफ करके ले लोगे। जो आप वेंडर कंपनी के रिजर्व्स उठा रहे हो उसी में ही डेट प्लस माइनस कर दो जितनी भी एक्स्ट्रा पेमेंट या कम पेमेंट हो रही है, ठीक है। अलग से इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स एंड परचेज कंसिडरेशन इज एडजस्टेड इन रिजर्व्स। लेकिन इसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व भी करना होगा। ज्यादा पेमेंट हो रही है तो गुडविल डेबिट, कम हो रही है तो टू कैपिटल रिजर्व। अब पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ये जो हमने लिक्विडेटर को क्रेडिट किया था, अब पेमेंट कर दो लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे शेयर्स इशू हो रहे हैं तो टू एसपीआर। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट, अगर इनको कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी पड़ रही है, वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की, तो ये एंट्री क्या पास करेंगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट टू कैश अकाउंट। गुडविल या कैपिटल रिजर्व कौन क्या खोलेंगे, कुछ भी खोल सकते नहीं, वो डिपेंड करता है आपने ऊपर क्या खोला हुआ है। अगर गुडविल खुला है तो गुडविल डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व खुला है तो कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। इफ डिबेंचर्स इशू टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वेंडर, अगर, ठीक है, वेंडर कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनको नए डिबेंचर, इस कंपनी के डिबेंचर दे रहे हैं क्योंकि वो कंपनी तो खत्म हो गई, तो इस कंपनी के डिबेंचर दे रहे हैं, तो डिबेंचर्स इन वेंडर डेबिट टू नए डिबेंचर इशू करे टू X% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स अगर प्रीमियम पे इशू करे। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी ने आपस में कोई ट्रांजैक्शंस कर रखी हो और उन ट्रांजैक्शंस की वजह से हो सकता है वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी को डेटर दिखाया हो और परचेजिंग ने उसको क्रेडिटर दिखा रखा हो। एक डेटर दिखाएगा तो दूसरे के लिए तो क्रेडिटर है ही। अब जब दोनों बुक्स मर्ज हो गई तो आपको दोनों चीजें इन्फ्लेटेड नजर आ रही हैं। एक तरफ डेटर नजर आ रहा है, दूसरी तरफ क्रेडिटर, जबकि ऐसा नहीं है। अपने आप से ही पैसा लेके अपने आप को तो देना नहीं है। अब तो दोनों एक ही हो गए ना। पहले अलग अलग थे तब कह सकते थे मुझे उससे लेना है, वो कहता था मुझे उसको देना है। अब आप एक हो तो उसी से लेकर उसी को तो देना नहीं है, इसलिए इन ट्रांजेक्शन्स को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ट्रेड पेबल डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। मैंने इस बारे में AS 21 में बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ट्रेड पेबल डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। आइए अब हम करते हैं कुछ परचेज कंसीडरेशन निकालने के क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन 1 देखिए आप, बड़ी सिंपल सी है। एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाय पी लिमिटेड। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया। एस लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एस लिमिटेड की, ठीक है, बैलेंस शीट की फिगर्स दे रखे हैं, सन्ड्री एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व, डिबेंचर वगैरह, ठीक है। P Limited has agreed to issue 9% preference shares of ₹100 each in the ratio of 3 shares of P Limited for 4 preference shares in S Limited, ठीक है। किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ P Limited। आपको P Limited के 3 शेयर्स मिलेंगे फॉर एवरी 4 शेयर्स इन S Limited। हर 4 शेयर के लिए कितने शेयर मिलेंगे, 3 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। To issue to the debenture holders in S Limited 8% mortgage debentures at 96 in lieu of 6% debentures in S Limited
विच आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को ये पेमेंट होगी। टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश, 20 रुपये देने हर शेयर के कैश में। एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, issued at a market price of 125 in lieu of every 5 equity shares held in S Limited। हर 5 शेयर के लिए 6 शेयर भी मिलेंगे 125 रुपए में। ठीक है, एस लिमिटेड में जो 5 शेयर थे, ठीक है, उसके लिए 6 शेयर मिलेंगे। टू अज्यूम लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल्स, आपको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन निकालो। देखिए, परचेज कंसिडरेशन मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी को पेमेंट हो रही है, केवल वो परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आता है। आपने डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया, आपने ट्रेड पेबल्स वालों को क्या दिया, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने इसको डिटेल में डिस्कस भी नहीं करा था जब ये स्टेटमेंट पड़ी डिबेंचर होल्डर्स की। तो आइए हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन की अगर हमें कैलकुलेशन करनी हुई, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, सबसे पहले टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स ही दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 3 शेयर दे रहे हैं हर 4 के लिए। हैं कितने? 2000 शेयर्स हैं जिसकी पेडअप कैपिटल है 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो 2000 शेयर्स हैं, हर 4 के लिए 3 शेयर मिलेंगे। कितने कितने के मिलेंगे? 100 रुपीज के। ठीक है, हर 4 2000 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया अमाउंट इन रुपीज लिख देते हैं इसको, ये आ रहा है 1,50,000। ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिल रहा है? एक तो कैश मिल रहा है। कैश कितना मिल रहा है? 20 रुपये पर शेयर, हर शेयर के ऊपर 20 रुपये, 5000 शेयर हैं। ₹1,00,000 तो यही हो गए। और क्या मिल रहा है? और इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं परचेजिंग कंपनी के। कितने मिल रहे हैं? हर 5 शेयर के लिए 6 शेयर मिल रहे हैं, हर 5 के लिए 6 इंटू 125, ये हो गया 7,50,000। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी आ गई? 10 लाख रुपीज की। ठीक है, 10 लाख रुपए की टोटल परचेज कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं। आई बात समझ में? डिबेंचर होल्डर्स को ट्रेड पेबल्स को क्या दिया? दैट इज नॉट कवर्ड इन परचेज कंसिडरेशन। चलिए अब इलस्ट्रेशन 2 पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिखा है, देखिए कितना डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट्स में। अगर ऐसे लिखा है 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं एट 10% प्रीमियम थ्रू, किस तरीके से? ठीक है, जो परचेजिंग कंपनी है वो शेयर्स इशू करेगी, वो अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी ऑफ ₹100 ईच एट पार। ठीक है, ये एक अलग चीज है। और दूसरा क्या हो सकता है? एक अलग स्टेटमेंट, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं थ्रू, परचेजिंग कंपनी क्या इशू कर रही है? प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। दोनों बातें अलग अलग है ना? आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले में 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 10,000 रुपए हो गए प्लस 10% प्रीमियम, तो 10,000 प्लस 1000, इसका मतलब हमें 11,000 रुपए पे करने। ठीक है, तो यहां पर 11,000 रुपीज आएगा डिवाइडेड बाय एक एक शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने का नई कंपनी में? 100 रुपए का। इस तरीके से हम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल देंगे जो कि 110 आ रहे हैं। आई बात समझ में? लेकिन सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच,
तो उन्हें पेमेंट तो हमें 10,000 रुपये ही करनी होगी। ठीक है, हमें वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10,000 रुपये ही पे करने हैं। वो बात और है, वो कैसे करने हैं। 100 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर इशू करना है 10% प्रीमियम पे, तो 110 रुपये का एक होगा, तो फिर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकल कर आ जाएंगे। बट यहाँ पर पेमेंट कितनी हुई, 10,000 रुपये हुई, और वो ये कितना निकल के आ रहा है, 10,000 डिवाइडेड बाय 110 फ्रैक्शन में आएगा 90.9। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन के लिए कैश दिया जाता है। ठीक है, तो 90 शेयर्स होंगे। आपको डिफरेंस समझ में आया। पहले वाले में हम 10% प्रीमियम पर उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं थ्रू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार ऑफ, ठीक है, परचेजिंग कंपनी। दूसरे वाले में हम उनको पार पे ही पे कर रहे हैं, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स सामने वाला इशू करता है तो वो प्रीमियम पे करता है। इन दोनों बातों का, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये डिफरेंस आप ध्यान से समझ लेना। प्रीमियम का मतलब ये ना हो कि आप केवल उसमें लिखा हो वेंडर कंपनी में प्रीमियम और आप परचेजिंग कंपनी में प्रीमियम खोल के बैठ जाओ। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आइए इलस्ट्रेशन 2 पर चलते हैं, स्टडी मटेरियल की। बी लिमिटेड एग्रीड टू टेक ओवर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। डिस्चार्ज 15% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। वही बात जो अभी बताई मैंने आपको, प्रीमियम किसके साथ है, वेंडर कंपनी वाला प्रीमियम कह रहा है। ठीक है ना, 15% डिबेंचर्स को डिस्चार्ज कर रहा है 10% के प्रीमियम पे, तो पहले ही ऐड हो जाएगा। फिर नई कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करेगी वो तो पार पे ही है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 10% अबव द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 10% ज्यादा पर लेना है। इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू, करंट एसेट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, करंट लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्चार्ज करना है 10% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम वेंडर कंपनी का ही है। क्या इशू करना है उसके बदले में, 15% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने 100 रुपए के। इशू 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड एंड पे द बैलेंस इन कैश। और बाकी बचा हुआ किस में देना है, हमें कैश में पे करना है। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। देखिए जो ई पॉइंट है इसी में ही क्वेश्चन का पूरा क्रक्स है। ये कहता है 3 इक्विटी शेयर्स इशू करने 10-10 रुपए के फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड एंड पे द बैलेंस इन कैश। बैलेंस कैश में पे करना है। बैलेंस कैसे निकलेगा, जब आप हर 2 शेयर के लिए 3 शेयर्स इशू कर दोगे तो बैलेंस फिर कैसे बचेगा। इसका मतलब यहां पर परचेज कंसीडरेशन निकालने का कौन सा मेथड यूज हो रहा है, नेट एसेट्स मेथड। ठीक है, क्योंकि आपको पेमेंट कितनी करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये एग्जैक्टली क्लियर कर नहीं बताई। या तो क्वेश्चन यहीं तक होता ना, ये कि 2 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड, तब तो बात खत्म हो जाती कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इतना दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना दे रहे हैं, इलस्ट्रेशन 1 की तरह। यही हमारा परचेज कंसीडरेशन, लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट छोड़ दी ये बात, तो नेट पेमेंट मेथड तो लग ही नहीं सकता। ठीक है, पेमेंट मेथड इसमें नहीं लग पाएगा। कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, नेट एसेट्स मेथड। असेट माइनस लाइबिलिटी कर आप देखो कितनी वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट करेंगे। आई बात समझ में, तो आइए इसको करना शुरू करते हैं। लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, नेट एसेट्स निकालते हैं। पहले कितनी है, एक एक एसेट देखते जाओ आप स्टार्टिंग से। बैलेंस शीट में चलिए, नॉन करंट एसेट में पहला नोट नंबर 4 पे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है 3250, ये ₹1000 है, तो हम भी सारी चीज़ें किस में लिखेंगे, ₹1000। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो आप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या कहता है, एट 10% अबव बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 10% बढ़ाकर लेना है। तो ठीक है, 3250 पे 10% बढ़ाकर ले लो, ये 3575 आ गया। ठीक है, 3575। आगे बढ़िए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 600 की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको किस पे लेना है, पार पे ही, तो इन्वेस्टमेंट 600 हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगी 600। करंट एसेट्स में पहला है इन्वेंट्री। किस पे लेनी है इन्वेंट्री, कहते हैं सारे करंट एसेट्स को 10% के डिस्काउंट पे लेना है। सब करंट एसेट्स को 10% के डिस्काउंट पे लेना है, तो तीनों को ऐड कर लो, कितने आ रहे हैं,
ठीक है, ये 500 है। ठीक है, 10% डिस्काउंट पर लेना है तो 450 हो गया। ये दिखा दो चाहे यहाँ पर 500 में 10% डिस्काउंट है। ठीक है, करंट एसेट्स के बाद असेट साइड हो गई। अब लाइबिलिटीज माइनस करो। लाइबिलिटी में पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग, थर्ड पॉइंट 15% डिबेंचर्स 700 के, 15% डिबेंचर्स। क्वेश्चन ने क्या कहा था, इन्हें प्रीमियम पे करना है। ठीक है, आप इशू कुछ भी करते रहो लेकिन प्रीमियम पे करना है। 15% डिबेंचर्स में 10% बढ़ाकर पेमेंट करनी है। 700 का 10% बढ़ाकर करना है तो 770 करना है। ट्रेड पेबल्स 500 है। ट्रेड पेबल्स के लिए क्या बोला, बुक वैल्यू। ट्रेड पेबल्स 500 है। ठीक है, ये माइनस में हो जाएंगे दोनों। नेट एसेट्स देखिए कितनी निकल के आ रही है, 3575 प्लस 600 प्लस 450 माइनस 770 माइनस 500, 3355। ठीक है, ये निकल के आया। अब मोड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, हम इसको पेमेंट कर कैसे रहे हैं। नेट एसेट्स तो ये है। ठीक है, ठीक है, तो हमारी ये नेट एसेट्स आ गई। हम इसको कहेंगे परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, ये हमारी परचेज कंसीडरेशन है 3355 की। अब इसका मोड देखिए 2। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम कितना दे रहे हैं वो लिखते हैं। कैसे दे रहे हैं, बाय वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बाय वे ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स। तो बाय वे ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स। 10% के प्रीमियम पे देना है। ठीक है, 7,50,000 रुपीज के हैं, 7.5 लाख रुपए की हैं और 10% प्रीमियम पे करना है। ठीक है, टोटल पेमेंट इतनी करनी है। अगर आप नंबर ऑफ वो निकालना चाहो, वैसे ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना चाहो तो 7.5 लाख प्लस 10% डिवाइडेड बाय एक प्रेफरेंस शेयर कितने का होगा, 100 रुपये का, क्योंकि पार पे इशू हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकल कर आ जाएगा प्लस 10%, 8,25,000 डिवाइडेड बाय 100 तो 8250 प्रेफरेंस शेयर्स। तो वैसे पेमेंट कितने की हो रही है, 825 की, क्योंकि रुपीज इन 1000 लिखा है ना ऊपर हमने ये सारा, तो 825 की पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हो रही है। ठीक है, 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो तरीके से हुई, बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स। उनको एक तो हमने इक्विटी शेयर्स दिए, कितने दिए, ये कहता है 3 इक्विटी शेयर दिए हर 2 शेयर के लिए, हर 2 के लिए 3, तो 1.5 लाख है टोटल। टोटल है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय हर 2 के लिए 3 करें ना, कितने कितने का एक है, 10-10 रुपए का। ठीक है, ये आ रहा है 22,50,000। 22,50,000 मतलब 000 तो ये हट जाएगी क्योंकि रुपीज इन 1000 है। 2250 में हमने इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय कैश। कैश से कितनी पेमेंट हो रही है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है। टोटल परचेज कंसिडरेशन थी 3355 की, माइनस 825 आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, 2250 का आपका इक्विटी शेयर्स आ गया। तो 3355 माइनस 825 माइनस 2250, तो आपने 280 की मतलब 2,80,000 रुपए की पेमेंट करी है कैश के। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा नेट एसेट्स मेथड परचेज कंसिडरेशन निकालने का। आइए इलस्ट्रेशन थर्ड देखते हैं। लेट अस कंसीडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021।
ये आपको एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या बताया, वाई लिमिटेड टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड ऑन 10th अप्रैल। 10th अप्रैल को वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। डिबेंचर होल्डर्स, पहले एक बार पढ़ लें करना क्या है, परचेज कंसिडरेशन निकालनी है। तो डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% ऐड करना है बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स फेस वैल्यू 100 की है और पार पे इशू होंगे ये। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹20। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है ये। एंड दैट ऑफ वाई लिमिटेड इज ₹30। इंट्रिंसिक वैल्यू एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, ₹20 की, मतलब जो कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं। और परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, ₹30 की। ठीक है, तो इसका मतलब ₹30 की ज़्यादा की है तो आपको शेयर्स कम मिलेंगे परचेजिंग कंपनी में, क्योंकि उनके शेयर की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कम मिलेंगे। वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। हाउएवर द एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली। लेकिन पार पे ही एंट्री करनी है, मतलब एंट्री के लिए जो पार पे वैल्यू थी ₹10 वही लिखनी है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन करनी है परचेज कंसिडरेशन की। आइए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब इसमें तो इन्होंने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को बचा हुआ कैश में दे देंगे, नहीं छोड़ा। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लग रहा है इसमें। कैसे दे रहे हैं, बाय वे ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स। 15% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स है कितने के, ठीक है, ये 25,000 मतलब 25 लाख रुपए के हो गए। इनको 20% के प्रीमियम पे पेमेंट करनी है। ठीक है, तो 25 लाख प्लस 20%। देखिए वैसे तो परचेज कंसिडरेशन ये आ गई आपकी 25 लाख प्लस 20%, लेकिन अगर आपको फिर भी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना चाहो, क्योंकि जर्नल एंट्री पे तो निकालोगे ही, जब जर्नल एंट्री करोगे इसमें नहीं करना। 100 रुपीज का एक है। ठीक है, तो ये 25 लाख प्लस 20%, ये आपका 30 लाख रुपए आ गया, डिवाइडेड बाय 100, तो ये 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए हमारे। ठीक है, लेकिन वैसे 30 लाख रुपए है तो 3,000 रुपए का ये आ जाएगा। अब टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। वो कैसे कर रहे हैं, बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स। उनको भी इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं। ठीक है, उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालकर। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ₹20 थी और वाई लिमिटेड की ₹30 थी। पहले देखते हैं इक्विटी शेयर्स हैं कितने के, 7.5 लाख शेयर्स हैं। 7.5 लाख शेयर्स हैं जो कंपनी जा रही है उसके, उनके एक एक शेयर की वैल्यू ₹20 निकल के आई है। तो मल्टीप्लाई करा 20 से तो टोटल शेयर्स की वैल्यू निकल के आई। अब जो कंपनी खरीद रही है उसके एक एक शेयर की वैल्यू ₹30 है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए निकल के। मल्टीप्लाई बाय, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स आए, और एक एक शेयर हम बुक्स में कितने के लिखेंगे, 10-10 रुपए का। इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो 7.5 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10, ये आ गया 50 लाख रुपए। ठीक है, तो 50 लाख रुपए के होंगे। अब लेकिन 50 लाख रुपए को रुपीज इन 1000 है तो 5,000 लिखेंगे हम। आपका परचेज कंसिडरेशन निकल कर आ गया कितने का, 8,000 का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड अमेलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2021। ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो रही हैं। जब दो कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी बना रही है तो ये नील और गगन दोनों ही वेंडर कंपनी हो गई। ये दोनों खत्म हो रही है ना, वेंडर कंपनी, और परचेजिंग कंपनी हो गई, जो भी इन्होंने नाम रखा होगा नई कंपनी का। ठीक है, शेयर कैपिटल ये सब चीजें दे रखी है। फॉलोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहते हैं द असेट्स ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। इनको रीवैल्यू करना है।
प्लांट एंड मशीनरी को ऐसे करना है, बिल्डिंग को इस वैल्यू पे करना है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर, ऐसे डिस्चार्ज करना है, कैसे? इशू 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच फुल्ली पेड अप इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी उसके प्रपोर्शन में 24,000 शेयर्स बांट दो। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने बांटने हैं? 24,000, लेकिन किस प्रपोर्शन में बांटने हैं? इन दोनों कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी। तो दोनों कंपनी की प्रॉफिट मिल जाए अगर आपको, तो दोनों की रेशियो निकाल दो, बस सिंपल सी बात है। इक्विटी शेयर तो 24,000 ही जाएंगे ना, चाहे जो मर्जी हो। प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स ये दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, ये टोटल आ गया आपका। इस रेशियो में बांट देंगे 24,000 इक्विटी शेयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू, कहते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, ऐसे करो कि टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू, उनको इनकम कितनी मिले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? 8% ऑन नेट असेट्स इन द बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ नील एंड गगन लिमिटेड। ये कहता है नेट असेट्स पर उनको 8% रिटर्न मिलना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते क्या है हम इनकम? आपको मालूम होगा क्या दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनकम के नाम पे बेचारों को डिविडेंड मिलता है, और तो कोई नई इनकम मिलती नहीं। वो डिविडेंड कितना मिल रहा है यहां पर? 12%, ठीक है। ये कह रहा है 12% जो प्रेफरेंस शेयर्स पर इनकम मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो नेट एसेट्स का 8% हो। तो पहले नेट एसेट्स निकालते हैं, उसका 8% निकालते हैं, फिर उसको भी सॉल्व कर कर देख लेंगे। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं और परचेज कंसिडरेशन कितनी, टोटल निकल के आएगी। मतलब वही पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो, मल्टीप्लाई वैल्यू कर दो, तो आपका परचेज कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा। तो दोनों लिंक्ड ही है एक दूसरे से। आइए इसको करना शुरू करें। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए देखिए, मैं इसको यहां से हटा देता हूं वरना प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो में देने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कितनी है? नील की, गगन की और टोटल प्रॉफिट दोनों सालों का 4,75,000 है, 5,25,000 है, और ये टोटल आ गया 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का इनका प्रॉफिट है टोटल। इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं 24,000, तो 24,000 इंटू 4,75,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 24,000 इंटू 5,25,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 24,000 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 1000, 11,400 इक्विटी शेयर्स हम नील को देंगे, ठीक है। और 24,000 इंटू, वैसे तो जो बचे उनके ही होंगे, डिवाइडेड बाय 1000, 12,600, ठीक है। 12,600 हम गगन लिमिटेड को इशू करेंगे। इक्विटी शेयर्स आगे निकल के। कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हमें प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? देखिए, इसके लिए कहता है पहले आप नेट असेट्स निकालो, तो नेट असेट्स निकालते हैं। नील और गगन का नेट असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की तो वैल्यू बदली है, बाकी तो किसी की नहीं बदली है ना। इवन डिबेंचर्स का भी नहीं चेंज कुछ हुआ, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं ऐसा, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहले नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बताई? 7,75,000, 6,48,000, 7,75,000, 6,48,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 525, 675, 525, 675, ये आ गया। अब इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब करंट असेट्स 163,500,
और 158,600, 1,58,600। ये तो हो गए असेट्स। लाइबिलिटीज माइनस करिए। लाइबिलिटीज में बस एक करंट लाइबिलिटी ले देके 623,500, 623,500 माइनस करा और 557,600, 557,600 ये आ गई हमारी क्या, करंट लाइबिलिटीज। तो ये हमें क्या मिल गया आपको, नेट एसेट्स मिल गया। ये नेट एसेट्स आ जाएगा। पहले निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। 7,75,000 प्लस 5,25,000 प्लस 163,500 माइनस 623,500, 8,40,000 आ गया। हाथ की हाथ इस 8,40,000 का 8% भी निकाल लो, 8% ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, 8,40,000 इंटू 8%, तो ये आ रहा है 67,200। ठीक है, 6,48,000 प्लस 6,75,000 प्लस 158,600 माइनस 557,600, 9,24,000 आ रहा है। इसका 8% हाथ की हाथ कितना, 73,920। अब ये कह रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स बांटो जिससे उनकी कमाई 67, पहले नील की बात कर रहे हैं ना, कि उनकी कमाई 67,200 होनी चाहिए। उनकी कमाई तो डिविडेंड होती है बस, तो इसका मतलब 12% डिविडेंड 67,200 निकल के आना चाहिए। ये अपने आप में 12% हो तो टोटल वैल्यू कितनी हुई वो निकाल लेंगे हम प्रेफरेंस शेयर्स की। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, 67,200 डिवाइडेड बाय 12%, 73,920 डिवाइडेड बाय 12%। ये अपने आप में 12% होना चाहिए। तो 67,200 डिवाइडेड बाय 0.12, ये आ रहा है 5,60,000। ठीक है, 5,60,000 और 5,60,000 के बाद ये आ रहा है 73,920 डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये आ रहा है 6,16,000। आ गई बात समझ में आपसे। लेकिन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी तो पूछा है। पहला पॉइंट तो क्वेश्चन ही यही था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो 5,60,000, एक एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है। प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं हम, पार पे इशू कर रहे हैं। पार मतलब कितने के हैं, नहीं बता रखा, 10-10 रुपए के। ठीक है, तो 10-10 रुपए के हैं, तो मतलब 56,000 यहाँ इशू करेंगे और 61,600 इसको इशू करेंगे। अब परचेज कंसीडरेशन, मेरे पास नीचे जगह नहीं है। परचेज कंसीडरेशन सेकंड पॉइंट में आपको बतानी है। तो परचेज कंसीडरेशन नील को क्या क्या दे रहे हो आप, दो चीजें। एक तो ठीक है 11,400 इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। इक्विटी शेयर्स एक एक कितने का है, 25-25 रुपए का। 11,400 इंटू 25 प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया, प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने रुपए दिए, 5,60,000 रुपए। निकाल लो 11,400 इंटू 25, 2,85,000 प्लस 5,60,000, तो अमाउंट निकल के आया 8,45,000। ठीक है, दूसरे वाले को कितना मिल रहा है, गगन को। गगन की परचेज कंसीडरेशन कितनी है, 12,600 तो इक्विटी शेयर है 25-25 रुपए के, एक तो वो प्लस और क्या दिया उसको बदले में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने दिए 6,16,000 रुपए, 6,16,000 रुपए। तो 12,600 इंटू 25 प्लस 6,16,000, तो ये 9,31,000 और ये 8,45,000। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर देखते हैं जिसमें आपको सब कुछ बनाना होगा, परचेजिंग कंपनी का भी और वेंडर कंपनी का भी। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनीज ऑफ हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 वॉज एज अंडर। ये आपको दे रखी है सारी चीजें। हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब करता है वायु लिमिटेड को, मतलब
ये वायु लिमिटेड खत्म होकर किस में मर्ज हो जाएगी, हरी लिमिटेड में, एब्जॉर्ब कर रहा है। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% एक्स्ट्रा करके पेमेंट करनी है और जो परचेजिंग कंपनी है वो 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी, वो तो पार पे ही करेगी। गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड इज वैल्यूड एट 50,000। बिल्डिंग इस पे वैल्यू हो रही है, मशीन इस पे वैल्यू हो रही है, ठीक है। जब ये इन पे वैल्यू हो रही है गुडविल वगैरह, आपको क्या लगता है ये अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है या मर्जर है? परचेज है, क्योंकि मर्जर में तो बुक वैल्यू पर टेक ओवर करते हैं सारी चीजों को, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ परचेज होगा। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो नेचर ऑफ परचेज होगा, अदरवाइज आप देखो पहले, सबसे पहले तो ये देखो क्या हिंट मिल रहा है क्वेश्चन से। इन्वेंट्री टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस देन द लेस वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू से 10% कम पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतने पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स एट द रेट 5% प्रीमियम। अब यहां पर एक वर्ड आ गया नेसेसरी, इक्वल नहीं कि उतने ही दे दिए, नेसेसरी दिए। नेसेसरी मतलब वो तो आपको निकालना पड़ेगा कितने नेसेसरी हैं। इसका मतलब यहां पर मेथड कौन सा लगा, नेट असेट्स मेथड। समझ में आई बात? पेमेंट तो एग्जैक्टली बता ही नहीं रखी ना कंप्लीट कि कितनी पेमेंट करी, कह रहे नेसेसरी इशू कर दी जितनी जरूरत पड़ी, तो जरूरत कितनी होगी तो वो आपको निकालना पड़ेगा। पास लेजर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं टू क्लोज द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड। ये नेसेसरी लेजर्स कौन से होते हैं? नेसेसरी लेजर्स होते हैं, लिख लेना कहीं आप, एक तो हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एक इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट, एक जो परचेजिंग कंपनी है जिसको आप ट्रांसफर ही बोलते हो, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। ये तो मेजरली है ही, कोई और क्वेश्चन में यूज हो रहा हो तो बात और है। जनरली ये चार बनते हैं, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। इनसे हो जाता है काम, चल जाता है। और शो द एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, और जर्नल एंट्रीज दिखानी है हरी लिमिटेड में। बैलेंस शीट भी फिर आपको ड्राफ्ट करनी है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम करना। सबसे पहले तो यही निकालने परचेज कंसिडरेशन है कितनी, ठीक है। क्वेश्चन का वर्किंग नोट या तो स्टार्टिंग में होना चाहिए या एंड में होना चाहिए, ऐसे बीचम बीच नहीं होना चाहिए कि एक लेजर बना दिया फिर वर्किंग नोट फिर दूसरा लेजर बना दिया, ठीक है, मार्क्स कटेंगे इसके आपके। तो वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। नेट असेट्स देखते हैं पहले कितनी है, नेट असेट्स, ठीक है। किसको टेक ओवर कर रहे हैं? वायु लिमिटेड को, ठीक है ना। तो ये वायु लिमिटेड के लिए है सारी चीजें। अमाउंट किस में है? रुपीज में ही, ठीक है, अमाउंट इन रुपीज। आइए एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। वैसे तीन फिगर तो आपको पता ही है। गुडविल कितने पे टेक ओवर करी? 50,000 पे। बिल्डिंग कितने पे टेक ओवर करी? 1,50,000 पे। मशीन कितने पे टेक ओवर करी? 1,60,000 पे। इन्वेंट्री 10% कम पे। पढ़ते हैं अब। आइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4th नंबर पे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी कवर्ड। फिर इसके बाद कहता है इंटेंजिबल एसेट गुडविल ऑलरेडी कवर्ड, ये तो कर लिया। तो नॉन करंट तो हो गए। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। ये करंट एसेट्स नीचे ड्रैग हो गया था, मैंने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। करंट एसेट्स इन्वेंट्री 1,75,000 वायु लिमिटेड की, और क्वेश्चन क्या कहता है? इसको 10% कम पे लेना है। इन्वेंट्री 1,75,000 माइनस 10%, तो 157,500, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख। वैसे एक चीज याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल पर आपको प्रोविजन भी बनाना है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, प्रोविजन भी हाथ के हाथ लिख दें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनेगा? 7.5%, तो 7,500 का, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000, क्योंकि उसकी तो नई फिगर दे नहीं रखी आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया। अब लाइबिलिटीज में चलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 3rd, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 20,000, 20,000 रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड। और
इसके बाद ट्रेड पेबल्स 80,000, इससे हमारी पूरी परचेज कंसीडरेशन निकल कर आ जाएगी। 3,60,000 प्लस 157,500 प्लस 1,20,000 माइनस 7,500 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया 5,30,000। 5,30,000 रुपये की क्या है परचेज कंसीडरेशन। आइए कैसे कैसे पे कर रहे हैं हम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% प्रीमियम के साथ पेमेंट करनी है, तो मोड ऑफ परचेज कंसीडरेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसे दे रहे हैं, बाय वे ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं बदले में। हैं कितने के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, 1 लाख रुपए के हैं टोटल। 1 लाख रुपए को 10% प्रीमियम पे करना है, मतलब 1,10,000 रुपए की पेमेंट करनी है। कैसे करनी है, एक एक प्रेफरेंस शेयर कितने का इशू कर रहे हैं, इनकी फेस वैल्यू कितनी होती है 100 रुपए की। ठीक है, 100 रुपए की, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गए 1100। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। वैसे वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू तो 1,10,000 रुपये आएगी। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे दे रहे हैं हम, बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इशू करके, वो कितने के कर रहे हैं, एट 5% प्रीमियम। नेसेसरी इक्विटी शेयर्स इशू करने 5% प्रीमियम पे। इक्विटी शेयर परचेजिंग कंपनी के हरी लिमिटेड में 10-10 रुपए का एक होता है। ठीक है, 5% प्रीमियम पे दे रहे हैं। देखिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ना कि किसका प्रीमियम है, ये देखा करो, परचेजिंग कंपनी प्रीमियम पे कर रही है या वेंडर कंपनी कर रही है, फर्क पड़ता है इन चीजों का। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट बची कितनी है, टोटल परचेज कंसिडरेशन 5,30 थी, 1,10 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे चुके, तो 4,20,000 रुपये तो बचे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने, डिवाइडेड बाय एक एक शेयर 10 रुपये 50 पैसे का होगा, क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपये 50 पैसे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल के आए 40,000। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने निकल के आए 40,000। वो बात और है कि पेमेंट तो अल्टीमेटली 4,20,000 रुपये की ही है। ठीक है, ये हमने परचेज कंसिडरेशन निकाल दिया। आइए अब हम बुक्स बनाने पर चलते हैं। सबसे पहले जो जा रहा है वायु लिमिटेड, उसकी बुक्स बनाते हैं। उसमें सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट। खरीद कौन रहा है, हरी लिमिटेड। देखिए, ये अपनी बुक्स को क्लोज कर रहा है। ठीक है, वायु लिमिटेड अपनी बुक्स को क्लोज कर रहा है, तो सामने वाले ने जो वैल्यूज ली है अपनी बुक्स में लिखने के लिए, इससे उसको क्या मतलब। ठीक है, गुडविल 50,000 रुपए की लिखेगा परचेजिंग कंपनी, हमें क्या मतलब, हम 50 कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 50 लिख देंगे तो हमारे तो लेजर ही मैच नहीं करेंगे। हमारी बुक्स में गुडविल लिखी हुई है 25,000 रुपए की, तो हम तो 25 की जगह 50 लिख देंगे तो बैलेंस आ जाएगा अकाउंट में। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, मैच ही नहीं करेगा। हमारी बुक्स में जो वैल्यू लिखी है हमें तो उसी वैल्यू से क्लोज करना है। ये सब फिगर्स कहानी तो परचेज कंसिडरेशन के लिए होती है। ठीक है, और उसके लिए होती है जो खरीद रहा है, क्योंकि अब उसको चलाना है, हमें तो चलाने, हम तो क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज तो हमें अपनी पुरानी वैल्यूज पर करना होगा। सबसे पहले सारी एसेट्स ट्रांसफर करो जो जारी है। ठीक है, कोई ऐसी एसेट है ही नहीं जो वो टेक ओवर ना कराओ, तो सारी एसेट्स लेकर जा रहा है वो तो सारी एसेट्स को आप ट्रांसफर कर दो एक एक करके। ठीक है, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट नंबर 4 में दे रखी लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख 1.5 लाख। ठीक है, तो 2 असेट्स
सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी क्या क्या थी, 1,00,000, 1,50,000, 1,00,000, 1,50,000 ये हो गई। और इंटेंजिबल एसेट 25,000, गुडविल 25,000। फिर करंट एसेट्स में क्या क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, फिर था इन्वेंट्री, फिर था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई थिंक ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 था। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी, इन्वेंट्री की 1,75,000 थी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू 20,000 रुपये थी। ठीक है, 1,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 1,00,000, 1,75,000 प्लस 20,000। ठीक है, 5,70,000। और ये तो वैसे बैलेंस शीट का टोटल भी होगा, बट हमने क्रॉस चेक करने के लिए कर लिया। बाय लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब लायबिलिटीज में चलते हैं। 20,000 नोट नंबर 3, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 20,000, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 20,000। आप गलती से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मत लिख देना 7,500, ये उसके लिए जो खरीद रहा है। ठीक है, हम तो अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं जो बुक्स में वैल्यू लिखी है फिलहाल। ट्रेड पेबल कितने का है, 80,000 का। ट्रेड पेबल कितने का है, 80,000। ये आ गई फिगर 1,00,000 रुपीज। ठीक है, ये 1,00,000 का हो गया। असेट्स ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी हमने, लेकिन ट्रांसफर करते वक्त इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स छूट गए, है ना, और रिजर्व्स छूट गए। तो आइए वो किस किस में जाएंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाएंगे। तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी बना लेते हैं हाथ के हाथ, जिससे बैलेंस शीट की सारी आइटम ट्रांसफर हो जाए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने की, वायु लिमिटेड की 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए की। ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बाय करके आ जाएगा 1,00,000 रुपए की। लेकिन आपको पता है हम इनको 1,00,000 ना देकर हम 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा पे करते हैं तो अब रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ है, सारे प्लस माइनस जितने भी कोई इनकम्स या एक्सपेंसेस हो रहे हैं अब लिक्विडेशन के दौरान, वो सब किस में जाएंगे, रियलाइजेशन। कोई P&L बनाने तो बैठेंगे नहीं, अब बीच में रियलाइजेशन में चला जाएगा। तो 10% प्रीमियम पर जा रहा है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है, ये किस में चला जाएगा, बाय रियलाइजेशन 10,000। रियलाइजेशन आया तो रियलाइजेशन तो हमने बना रखा है 2, कौन से अकाउंट से आया ये, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना 10,000। ठीक है, हाथ की हाथ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिलेगा, एक तो उनकी कैपिटल और एक रिजर्वेशन सरप्लस। लेकिन अगर नेचर ऑफ मर्जर होता तब नहीं मिलते रिजर्वेशन सरप्लस, तो वो ले जाता परचेजिंग कंपनी, है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3,00,000 की है, जनरल रिजर्व 70,000 की है, और तो कुछ है नहीं, है ना, 3,00,000 और 70,000। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल और बाय जनरल रिजर्व। इनको हम एक्स्ट्रा क्या, इनको तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इनको तो जितना भी प्रॉफिट होगा सारा ही इनका है। लास्ट में जो इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट तो मैच ही करता है, क्योंकि जितना भी सब कुछ बचता है रियलाइजेशन में, जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है वो किसको देते हैं, हम इक्विटी शेयर होल्डर को ही देते हैं। ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में देखना होता है कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं क्या, जैसे इसमें कर रहे थे तो 10,000 आ गया। आइए, ठीक है, हमने अभी क्या करा है, सारी असेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, कैपिटल्स ट्रांसफर करी उनके अपने अपने शेयर होल्डर के हिसाब से। अब हरी लिमिटेड से परचेज कंसिडरेशन मंगवाते कि लाओ जी पैसे दे दीजिए, कितने रुपए ड्यू करें परचेज कंसिडरेशन के, 5,30,000 रुपए। ठीक है, तो 5,30,000 रुपए ड्यू करेंगे बाय हरी लिमिटेड। हरी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन 5,30,000 परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब हरी लिमिटेड आपको पैसे दे देगा। पहले आपने हरी लिमिटेड डेबिट करा टू
ठीक है, रियलाइजेशन। अब हरी लिमिटेड से पैसा आ रहा है, कैश डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी लिमिटेड डेबिट टू हरी लिमिटेड। ठीक है, बट आप मैंने जो ये एंट्री बोली कैश डेबिट, वैसे तो कैश है ही नहीं, इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी लिमिटेड डेबिट टू हरी लिमिटेड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हरी लिमिटेड का अकाउंट भी बना लेते हैं। आपने ऊपर लिखा बाय हरी लिमिटेड 5,30,000, तो हरी लिमिटेड में डेबिट में आ जाएगा, उससे पैसे लेने हैं 5,30,000, वो दे देगा। बाय इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड, बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी लिमिटेड। ठीक है, इक्विटी शेयर्स कितने के देगा, 4,20 के, और वो 1,10 का, 4,20 के और 1,10 का प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये तो उसने पूरी पेमेंट कर दी। लेकिन आपका होगा इक्विटी शेयर्स तो प्रीमियम पे है, तो क्या प्रीमियम पर जो वेंडर कंपनी है वो भी प्रीमियम लिखेगी, जो इशू करता है प्रीमियम वो लिखता है। जिनको शेयर्स मिलते हैं, जैसे अगर आप कहीं इन्वेस्ट करो वो प्रीमियम पे हो, तो आप थोड़ी प्रीमियम की एंट्री करते हो, आप तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट लिखते हो ना, चाहे कितने की भी आए, चाहे वो प्रीमियम पे कराओ डिस्काउंट पे कराओ, वो तो उसकी हेडेक है, वो तो वो करेगा एंट्री पास। 5,30 5,30। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आई ये बांट दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका हक बांट दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका बांट दो। टू प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी लिमिटेड, हरी लिमिटेड में जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1,10 के, वो इनको दे दो। क्लोज हो गया, 1,10 1,10 है ना। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को टू इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड, कितने, 4,20,000 रुपये, ये इनको बांट दिए। रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकाल लो। अभी इक्विटी शेयर होल्डर क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट भी निकलना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। ठीक है, ये आ रहा है 6,30,000 इस साइड पे, 6,30,000, तो यही ज़्यादा है, प्रॉफिट ही आ रहा है, मतलब टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, लास्ट में इन्हीं को मिलता है जो बच जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 50,000 है ना, 50,000 रुपये का आ गया प्रॉफिट। 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दो इनको बाय रियलाइजेशन 50,000 रुपये, 4,20,000 मैच करके आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट करना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो बचा वो उनको दे दिया, तो ये मैच करके आपका सारे अकाउंट आपने इनके क्लोज कर दिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने ये क्या किया, बुक्स ऑफ, ठीक है, वायु लिमिटेड। आइए अब हम बनाते हैं बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड। अब हरी लिमिटेड की बुक्स बनाना शुरू करते हैं। इसका तो जर्नल मांगा है आपसे कि जर्नल एंट्रीज पास कर करके दिखाओ। पहली जर्नल एंट्री, सबसे पहले बिजनेस परचेज करा, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, ठीक है, लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड, ठीक है, वायु लिमिटेड के लिक्विडेटर। कितने में परचेज कराए, 5,30,000 रुपये, 5,30 में खरीदा। ठीक है, सेकेंड एंट्री, अब बिजनेस परचेज को एक्सपेंड कर दो, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख दो। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से डिफर करता है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। गुडविल या कैपिटल रिजर्व, मर्जर होता तो वो रिजर्व में ही डेबिट हो जाता, डेबिट या क्रेडिट, मतलब रिजर्व को ही बैलेंस कर कर लिख देते। आप इलस्ट्रेशन 8 कर कर देखिएगा, उसमें नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेज दोनों है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उस इलस्ट्रेशन को जरूर करना, क्योंकि उसमें दो तरीके से सॉल्व है। पहले जो पेमेंट एक्स्ट्रा हो रही है या कम हो रही है उसको रिजर्व में डेबिट किया हुआ है, बाद में उसको फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व में लिया हुआ है इलस्ट्रेशन 8 में। बस वो एंट्री जरूर देख कर जाना आप। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात उठेगी ही नहीं। क्यों नहीं उठेगी, क्योंकि नेट एसेट से ही तो हमने परचेज कंसिडरेशन निकाली है, ना एक्स्ट्रा पे कर रहे ना कम पे कर रहे, हम तो नेट एसेट जितना ही पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गुडविल बिल्डिंग मशीन इन्वेंट्री, गुडविल बिल्डिंग मशीन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, फिर क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब असेट्स थी। आइए लिखना शुरू करते हैं।
गुडविल कितने की थी? 50, 150, 160। इन्वेंट्री 175 की थी, ये 1 लाख का था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा 20,000 का था, है ना? थोड़ा बहुत तो याद ही हो गया। फिर सारी लाइबिलिटीज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, ये 7500 का है, ये 20,000 का है। फिर शायद ट्रेड पेबल भी हैं, वो 80,000 के हैं। यही सब है ना? हाँ, ठीक है। और क्या क्रेडिट कर देंगे? बिजनेस परचेज। हमने बिजनेस परचेज को ही तो एक्सपेंड करा है पूरा, 5,30,000। ठीक है। अच्छा सॉरी, ये इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री की मैंने बुक वैल्यू लिख दी, बट ये एक्चुअली कितने पे लेके जा रहे हैं? 157,500। आप क्रॉस चेक करने के लिए डेबिट क्रेडिट को मैच जरूर कर देख लेना कि ये डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। आई बात समझ में? अब लिक्विडेटर को जो पेमेंट करनी है वो कर दो। लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड डेबिट टू, हम कैसे दे रहे हैं? हम एक तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब ये तो प्रीमियम पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, वो सब आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब यही तो कर रहा है इशू, तो इसके लिए तो प्रीमियम सब रिकॉर्ड करना होगा इसको। 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा है, 1100 रुपये, 1100 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये की। ठीक है, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1100 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये के, तो ये 1,10,000 रुपये हो गए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे कर रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, कितने हैं ये इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है 40,000, 50 पैसे के प्रीमियम पे। 40,000 इंटू 10, 40,000 इंटू 50 पैसे, तो ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 20,000। 5,30,000 रुपये था ही वायु लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड ऊपर। आई बात समझ में? कोई लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अगर पे करते हैं तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट करते हैं। अगर लिक्विडेशन ऑफ एक्सपेंसेस हरी लिमिटेड पे करता तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ खुलता तो उस हिसाब से वो डेबिट कर पेमेंट करते। लेकिन अगर नहीं खुलता, नेचर ऑफ मर्जर में तो खुलता नहीं है, तो अगर नहीं खुलता तो फिर वही रिजर्व या P&L डेबिट करना पड़ेगा। और इसमें भी जैसे खुला नहीं तो ठीक है, रिजर्व या गुडविल, रिजर्व या P&L डेबिट कर टू पेमेंट कर सकते हो आप जो भी कैश आपका गया है। क्लियर हुआ आपको ये? जनरली इसमें एक एंट्री और होती है, जो कंपनी जा रही है, वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को नए डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं परचेजिंग कंपनी के द्वारा। तो जैसे डिबेंचर्स इन वायु लिमिटेड डेबिट टू, ठीक है, X% डिबेंचर्स टू, अगर प्रीमियम पे तो SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये डिबेंचर्स की एंट्री होती है, जनरली कई क्वेश्चंस में होती है। अब आप लोगों को ये समझ में आया क्या कैसे कैसे बुक्स को क्लोज किया जाता है? बैलेंस शीट आप बना लोगे, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, बस आपको दोनों का टोटल करते जाना है। ठीक है, बैलेंस शीट आप बनाकर देख लेना। बस ये ध्यान क्या रखना होगा, जैसे सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करें। शेयर कैपिटल हरी लिमिटेड के अपने 10 लाख रुपए के हैं, लेकिन अभी नए इक्विटी शेयर्स भी इशू करें, कितने? 40,000। तो 40,000 इक्विटी शेयर्स और ऐड कर देना इसमें। ठीक है, मतलब 4 लाख रुपए के। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स और इशू करे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वो ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट जाएगी इक्विटी शेयर्स में भी और प्रेफरेंस शेयर्स में भी कि आउट ऑफ विच, जैसे इक्विटी शेयर्स में 40,000 शेयर्स आपने कंसीडरेशन अदर देन कैश में करे हैं, क्योंकि आपने बिजनेस परचेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, तो ये स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। आउट ऑफ विच, बस ब्रैकेट में नीचे दिखा देना यहाँ पे, आउट ऑफ विच 40,000 इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि बदले में बिजनेस परचेज किया है। ऐसी प्रेफरेंस शेयर्स में भी शायद 1100 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें ना, आउट ऑफ विच 1100 प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो फिगर्स लिखोगे आप नई कंपनी की, वो आप ये वाली लिखोगे जिस पे आपने लिया है। ठीक है, यही तो सारा खेल है। मतलब ये जो गुडविल, कैपिटल, ये सब लिखा है, गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये जो नई फिगर्स है इस पर हम लोग लिखेंगे। क्लियर हुई बात आप लोगों को ये? ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।